हेलो। यदि कुछ साथी जुड़ रहे हैं तो कृपया बताएं, आवाज़ वगैरह आ रही है, नहीं आ रही? आज कुछ साथी जुड़ रहे हैं साथ में, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और थोड़ा कमेंट करके आप बताएं आवाज़ वगैरह आ रही है, नहीं आ रही, उसके बाद फिर शुरू करेंगे। बिल्कुल साथी जुड़ रहे हैं अपने, और कोई साथी यदि कमेंट करके। जी नमस्कार जी, कमलकांत सुथार, हाँ हमारे ही स्टूडेंट है। कमल, आवाज़ आ रही है? थोड़ा कमेंट करके बता दे रहे हैं आप। आवाज़ और वीडियो अगर आ रही है या कुछ एडजस्टमेंट करनी है। हाँ सही है, थैंक यू कमल। बिल्कुल आवाज़ आ रही है। भंवरलाल जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। महावीर सुथार, सही है जी। जी हाँ, आने शुरू हो गए मैसेज आपके। बस 6 बजने में 1 आध मिनट है, फिर हम कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं आज का। आप सब टाइम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और साथी अभी जुड़ रहे हैं दिल्ली से। अच्छा, संदेश जी दिल्ली से हैं आप, दिल्ली पहुंचे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संदेश जी, दिल्ली से आप साथ जुड़े हैं। हाँ आ रही है आवाज़, ठीक है संदेश जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार दिल्ली से जुड़ने के लिए। और कमलकांत भी कह रहे हैं कि आवाज़ ठीक आ रही है, ठीक है। लगभग 6 बजने को है और बस कुछ ही मिनट्स में हम लोग आपका आज का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। तब तक थोड़ा सा चैटिंग बातचीत आपसे हो जाए। थोड़ा ज़ुकाम है, पहले ही माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। आ रही है आवाज़, ठीक है। भंवरलाल जोशी, रावत सर में आपका स्वागत है बॉस, धन्यवाद। रावत सर में तो नहीं हूँ फ़िलहाल, गंगानगर में हूँ, लेकिन फिर भी रावत सर में आपसे जुड़ गया और आपने स्वागत किया, इसके लिए आपका पुनः आभार। रावत सर में आपका स्वागत है। और साथी जुड़ रहे हैं अभी, थोड़े जुड़ जाएं तो फिर हम आगे का कार्यक्रम शुरू करें। रावत सर से और साथी जुड़ रहे हैं। चलिए 6 बजने वाले हैं, तो बिल्कुल दिल्ली में हो, कल लौट रहे हो संदेश जी, ठीक है। आइए साहब, आपका भी स्वागत है गंगानगर में, आप दिल्ली में हैं और कल आ रहे हैं संदेश जी। तो अपने कवि समाज रावत सर के कोई साथी हो तो करें इशारा, शुरू करें फिर। जी ओके साहब, लगभग 6 बजने को है और 6 बज चुके हैं आज के, तो हम कार्यक्रम शुरू करते हैं आज का। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं कैप्टन डॉक्टर अरुण शहरिया, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज श्री गंगानगर। इसके अलावा ज्योग्राफी में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, एनसीसी का इंचार्ज हूँ। पूर्ण मेहरा, वेलकम, धन्यवाद जी पूर्ण जी। एनसीसी का इंचार्ज हूँ और थोड़ा बहुत शायरी का भी शौक़ है। आदमी को तमाम उम्र तालिब इल्म बने रहना चाहिए, तो उर्दू शायरी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ कुछ हो भी जाती है बीच में ठीक ठाक, लेकिन फ़िलहाल तालिब इल्म है। उर्दू शायरी के काफ़ी समय से इसमें इंटरेस्ट रहा है। कर दो चालू, गौरी शंकर जी कर दिया चालू साहब, कमेंट आ रहे हैं बीच बीच में, कर दो चालू, तो चालू कर दिया प्रोग्राम। मैं सबसे पहले आभार प्रकट करना चाहूँगा कवि समाज रावत सर
के साथियों का, जिन्होंने इस कोरोना काल में साहित्य की मशाल रोशन रखी। और फिज़िकली हम नहीं मिल पा रहे, भौतिक रूप से नहीं मिल पा रहे, लेकिन ये जो दूर रहकर भी फासला रखना वाली बात है, उससे हम लोग आपस में जुड़ रहे हैं। और मुझे नवाज साहब का एक शेर याद आ गया कर के, देख कर सोचा तो पाया फासला ही फासला। आज की जो टेक्निक है, इसी हवाले से जो हमारी लाइव बातचीत हो रही है, इसी हवाले से नवाज साहब का शेर याद आ गया कि देख कर सोचा तो पाया फासला ही फासला। राव सर के कुछ साथी कुछ दिल्ली में बैठे हैं, सैकड़ों किलोमीटर की दूरी है हमारी। देख कर सोचा तो पाया फासला ही फासला, और सोच कर देखा तो तुम मेरे बहुत नज़दीक हो। तो आप मेरे बहुत नज़दीक हैं, बिल्कुल 1 फुट का फासला है आपका और हमारा। हालांकि किलोमीटर के हिसाब से बहुत दूरी है, पर फिर भी हम बहुत पास हैं इस तकनीक से। तो सीधा नहीं मिल पाए, फिर भी आपसे रूबरू हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कवि समाज रावत सर की पूरी टीम को, विशेषतः हमारे मित्र बड़े भाई रूप सिंह राजपुरी जी, रावत सर की शान है। शंकर लाल जी, राम राम जी। हाँ जी, आपको भी राम राम। कमलकांत, अब ठंड में इंतज़ार नहीं हो रहा, आने दो जी, ठंड में गर्म गर्म। हाँ जी, कमलकांत शुरू कर रहे हैं। बस आभार प्रकट कर लूँ रूप सिंह राजपुरी जी का, जिनके सौजन्य से आप सब अहबाब से मिलने का मौका मिला। इसके अलावा जो अपना कवि समाज रावत सर की पूरी टीम है, जिसमें डॉक्टर विजय कुमार तो हैं ही, जिन्होंने इस लिंक को आपसे जोड़ने में बहुत सहयोग दिया। और लगातार मैं उनके संपर्क में था किस तरह से आपसे जुड़ना है, तो विजय कुमार का भी बहुत बहुत आभार। सुरेंद्र पाल सोनी जी, यश सोनी, सुभाष जी, डॉक्टर नीता अग्रवाल जी, और जो पूरी टीम है आपकी कवि समाज रावत सर की, मैं सबसे पहले उसे ही आभार दूंगा कि आपकी वजह से ये मुमकिन हो पाया कि हम इस माहौल में, इस ठंड में, इस कोरोना काल में इन तमाम पाबंदियों के बावजूद मिल पाए। अपने बारे में मैंने मोटा मोटा थोड़ा सा बताया कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ, शायरी का शौकीन हूँ थोड़ा बहुत। अपने बारे में बताऊँ उससे पहले 2 लाइनें, चूँकि शायरी का कार्यक्रम है, बातें भी होंगी, शायरी भी होती रहेगी बीच बीच में। कोरा कागज़ देखिए और देखिए मेरी तरफ, कोरा कागज़ देखिए और देखिए मेरी तरफ, मुख्तसर इतनी सी है बस दास्ताने ज़िंदगी, मुख्तसर इतनी सी है बस दास्ताने ज़िंदगी। तो ज़िंदगी की दास्तान कोई बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, सीधी सादी है, कोरे कागज़ की तरह है। सुरेंद्र पाल सोनी जी, स्वागत है सर। बिल्कुल, आपका धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी बहुत मेहनत की है इस पेज को बनाए रखने में। अपने बारे में बातचीत करें और शायरी कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, उस पर भी सिलसिला जारी रखेंगे। और बीच बीच में गज़लें और अशार और नज़में भी आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। और हाँ जी, रूप सिंह जी स्वागत है। शहरिया जी धन्यवाद। रूप सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके सौजन्य से ये कार्यक्रम बन पाया। आपका सबसे बड़ा आभार रूप सिंह जी, धन्यवाद आपका। तो बात कर रहा था मैं अपने बारे में कि किस तरह से शायरी की सफ़र की शुरुआत हुई। शायरी का जो कीड़ा है, जो शायरी का जो लत लगी थी, ये मुझे लगी कश्मीर से। आपको ये भी बताता चलूँ कि मेरे दादाजी आर्मी में थे, मेरे फादर आर्मी में थे, बीएसएफ में कमांडेंट, और मैं खुद एनसीसी से जुड़ा हुआ हूँ, कैप्टन रैंक पर हूँ। तो हम लोग फ़ौज से बहुत गहरा जुड़ाव रखते हैं। अब फ़ौज की बात चली है तो अभी अभी सेना दिवस गया है, कल परसों। सेना का हम बहुत सम्मान करते हैं, पूरा भारत ही करता है, और सेना पर हमारी पूरी आस टिकी रहती है। मैं शुरू में सबसे पहले भारतीय सेना को, चूँकि मैं भी फ़ौजी फैमिली से हूँ, फ़ौजी बैकग्राउंड से हूँ, और अभी सेना दिवस भी गया है कल परसों, तो मैं बात यहीं से शुरू करता हूँ, सेना दिवस से। 4 मिसरे आप सेना के सम्मान में सुन लें, उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। हौसले जिसके न तूफान से न पानी से बहे, हौसले जिनके न तूफान से न पानी से बहे,
जख्म सीनों पे लिए वार भी हंस हंस के सहे। थानेश्वर शर्मा जी, स्वागत है, धन्यवाद आपका भी। हौसले जिनके न तूफान से न पानी से बहे, जख्म सीनों पे लिए वार भी हंस हंस के सहे। हिंद की फौज ने अक्सर ये बताया हमको, हिंद की फौज ने अक्सर ये बताया हमको, मुल्क की शान रहे जान रहे या न रहे, मुल्क की जान रहे, मुल्क की शान रहे जान रहे या न रहे, मुल्क की शान रहे जान रहे या न रहे। तो हमारी आर्मी हमेशा ये प्रूव करती है, और अभी तक जो 21 परमवीर चक्र मिले हैं, इसके अलावा कई वीर चक्र और सैकड़ों पदक जो आर्मी के जवानों को, अधिकारियों को मिले हैं, वो इस बात को मजबूत करती है कि आर्मी के लोगों ने कभी भी अपनी जान को मुल्क की शान के सामने कुछ नहीं समझा। मैं पुनः आभार प्रकट करता हूं हमारे फौजियों का, सेना के प्रति सम्मान प्रकट करता हुआ आगे की ओर चलता हूं। तो मैं बात कर रहा था कि मैं फौजी, वंदे मातरम, जय हिंद साहब, सुभाष जी वर्मा, शंकर लाल जी, मैं बात कर रहा था कि मैं फौजी फैमिली से हूं, और इसी के चलते अब मेरी स्कूलिंग सारी कश्मीर की हुई। कश्मीर में आप जानते हैं कि कश्मीर में उर्दू भाषा अच्छी बोली जाती है। जय हिंद, धन्यवाद। अच्छी बोली जाती है, वंदे मातरम, जय हिंद। जी जी बिल्कुल। कश्मीर में जो उर्दू का प्रचलन काफ़ी था, और गज़लों का प्रसारण रेडियो और दूरदर्शन पे उस समय होता था, प्राइवेट चैनल्स तो उस समय नहीं थे। तो मैं स्कूल से ही बड़ी रुचि से गज़लों को सुनता था। हालांकि कई गज़लों की उस समय समझ नहीं थी, कुछ शब्द भी टफ होते थे, पर उर्दू के प्रति मेरा जो झुकाव था, जो रुचि थी, वो कश्मीर से शुरू हुई, और वहाँ मैंने थोड़ी बहुत गज़लें कहनी शुरू की। और 12th क्लास में था, 11th-12th में, तो पैरोडी करनी शुरू की थी। मुझे याद है कि मेरी पहली पैरोडी कुछ इस तरह से कि तेरे हाथों से लड़ाई तो नहीं मांगी थी। गाने की पैरोडी होती है, आप सब जानते हैं पैरोडी क्या होता है, फिल्मी गानों पर तैयार होती है। तो बचपना था, शुरुआत थी, तो पैरोडी था कि तेरे हाथों से लड़ाई तो नहीं मांगी थी, प्यार मांगा था, पिटाई तो नहीं मांगी थी। बचपना था वो, वहाँ से फिर ये पैरोडी से शुरू हो गया। क्लास में सुनाते थे तो साथी लोग तारीफ़ करते थे, अरे वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। उससे थोड़ा सा जोश आया, और इस तरफ थोड़ा सा सीरियसनेस आई। फिर गज़लें शुरू किया, नज़में शुरू की, कहनी। तो स्कूल से बहरहाल शायरी की शुरुआत हुई। स्कूलिंग मेरी कश्मीर की थी, केंद्रीय विद्यालय की। उसके बाद मैं आ गया ग्रेजुएशन करने पंजाब, गुरदासपुर। मैं बेसिकली गुरदासपुर से बिलोंग करता हूं, पर फादर के साथ लगभग पूरा इंडिया घूमते रहते थे। पर गुरदासपुर चूँकि गांव था, तो ग्रेजुएशन एक जगह टिक कर करनी थी, तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज गुरदासपुर में फिर एडमिशन लिया, और वहाँ से मेरी एडमिशन शुरू हुआ। ग्रेजुएशन वहाँ से की मैंने। और इसी दौरान जब हम गुरदासपुर गवर्नमेंट कॉलेज में था, तो इस कॉलेज में कॉलेज मैगज़ीन छपती थी, उनमें गज़लें छपी, तो लोगों ने तारीफ़ की। और ख़ास बात ये थी कि कॉलेज में किसी भी डिपार्टमेंट में पार्टी होती, यानी कि मैं ज्योग्राफी से था, लेकिन इंग्लिश में पार्टी हो रही है, साइंस में पार्टी हो रही है, इवन मैथ्स जो मेरा सबसे ख़राब सब्जेक्ट है उसमें भी पार्टी होती थी, तो मेरे को ले जाते थे वो साथ में कि आओ, एक तो पार्टी में आप अपनी गज़लें सुनाना, और जो पार्टी का खाना बना है सब खाना। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा शौक है, कॉलेज में एक पहचान सी बन गई, यार ये तो बड़ी अच्छी बात है। एक तो पार्टियों में ले जाते हैं, खाना बना खिलाते हैं, और गज़लें सुनाने को मिलती है, और फिर अखबारों में और मैगज़ीन में भी नाम छप रहा था। तो वहाँ से फिर इसको हमने सीरियसली लिया। सीरियसली लेने के बाद पंजाब से ग्रेजुएशन करने के बाद मैं आ गया गंगानगर, क्योंकि फादर की पोस्टिंग गंगानगर थी, बीएसएफ में थे। तो अब गंगानगर से जुड़ाव यहाँ से शुरू होता है मेरा। गंगानगर आया एमए करने के लिए। पटियाला में भी मेरा एडमिशन हो गया था, पर फादर चूँकि पोस्टिंग गंगानगर में थी, तो गंगानगर आए, और गंगानगर में आकर के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया, और यहाँ की जो साहित्यिक जगत के लोग थे उनसे मुलाकातें की। वहाँ से, यहाँ से, गंगानगर से मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ पाया। अगर शायरी का असली जो मुद्दा था
या जो पहचान थी वो गंगानगर में आकर बनी और तब से अब तक गंगानगर में ही है। मैं बिल्कुल 2-4 नाम लेना चाहूँगा गंगानगर के उन लोगों का जिन्होंने मुझे शायरी की राह में शुरुआती दौर पर आगे बढ़ने की हौसला दिया। उनमें एक तो हमारे अक्स फिरोजपुरी साहब, डॉक्टर हरबंस सिंह अक्स, खालसा कॉलेज में लेक्चर थे, अभिनंदन साहब, मदन गोपाल जी पेंटर, बहुत बहुत धन्यवाद, सुषमा गुप्ता जी थैंक यू। अक्स साहब ने बहुत हौसला भी दिया और बहुत सी बारीक चीज़ें शायरी के बारे में बताई। इसी साथ में इसी के हिसाब से उस दौरान एक बड़ी फेमस दुकान हुआ करती थी गंगानगर में, गुलमोहर, जहाँ भाई कृष्ण बृहस्पति बैठा करते थे। तो कृष्ण बृहस्पति भी शायरी के काफ़ी जानकार आदमी थे, उनसे भी हमारी गुफ्तगू शायरी के लिहाज से होती रहती थी। और विद्यासागर जी मेरे कॉलेज में ही थे, डॉक्टर विद्यासागर शर्मा, आप सब जानते हैं, स्वर्गवास हो चुका है उनका। तो उन्होंने भी इस मामले में बहुत मेरे को पुशअप किया, हालांकि गज़लों में उनकी रुचि ज़्यादा नहीं थी, लेकिन पोइट्री में और लोकल प्रोग्राम्स में ले जाने के लिए विद्यासागर जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अब तो यहाँ से शुरुआत हुई शुरू। उसके बाद मैं जयपुर चला गया, आगे की बात बाद में करते हैं। एक बीच में थोड़ा एक शेर भी होने चाहिए, सूखी बातचीत ना हो। एक गज़ल के एक मुखड़ा और आपको सुनाता हूँ कि बेसिकली क्या है कि मैं खुदारी मौजू मेरा प्रमुख विषय है, खुदारी पर लिखना मैं पसंद करता हूँ। तो 2-4 अशार खुदारी पर देख लें, और आप तक पहुँचना जो है बड़ा मुश्किल रहा है, तो मैं 2-4 मिसरे उस पर भी फिर आगे की बात हम जारी रखते हैं। आप 4 मिसरे सुनिए। लाख तूफानों से गुजरा तो यहाँ आया हूँ, लाख तूफानों से गुजरा तो यहाँ आया हूँ, थाम लो मुझको मैं खोया हुआ सरमाया हूँ, उंगलियां खून से लथपथ तो हुई हैं मेरी, उंगलियां खून से लथपथ तो हुई हैं मेरी, फिर भी कुछ फूल मैं तेरे लिए ले आया हूँ, फिर भी कुछ फूल मैं तेरे लिए ले आया हूँ, थाम लो मुझको मैं खोया हुआ शर्माया हूँ। इंद्रचंद जी, कवि समाज रावत सर यानी विजय जी और सुषमा गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। बात चल रही थी खुदारी की, कह रहा था कि खुदारी मौजू मेरा जो है वो फेवरेट मौजू है, उस पर बहुत काम करने की कोशिश की है मैंने। 2-4 शेर आप खुदारी पर सुन लें, खासकर युवा जो हैं, कि हमें कहाँ तक झुकना चाहिए, कहाँ तक चापलूसी करनी चाहिए, कहाँ तक बटरिंग करनी चाहिए, और क्यों झुके अगर आप में दम है तो खुदारी मौजू जो है युवा वर्ग के लिए 2-4 शेर आपके सामने। बड़ा फेमस शेर है और काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया है। सितम सितम भरपूर हैं, किस्मत के ये घाटे नहीं जाते, सितम भरपूर हैं, सितम सबको होते हैं, परेशानियां सबको होती हैं, हर आदमी परेशान है, सब कहते हैं मेरी किस्मत ही ख़राब है, मेरी किस्मत में ही ऐसा है, और मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो सब परेशान हैं। लेकिन जो लोग खुदार होते हैं वो देखिए क्या कहते हैं, सितम भरपूर है, किस्मत के ये घाटे नहीं जाते, सितम। सुरेंद्र पाल सोनी जी, भंवरलाल जी धन्यवाद, कवि समाज रावत सर धन्यवाद। सितम भरपूर है, किस्मत के ये घाटे नहीं जाते। अना बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, खुदारी, आत्म स्वाभिमान। सितम भरपूर है, किस्मत के ये घाटे नहीं जाते, और अना से जीते हैं तलवे भी तो चाटे नहीं जाते, अना से जीते हैं तलवे भी तो चाटे नहीं जाते। सितम भरपूर है, किस्मत के ये घाटे नहीं जाते, अना से जीते हैं तलवे भी तो चाटे नहीं जाते। तो तलवे चाटना नहीं चाहिए, आपको अपनी खुददारी पर गर्व होना चाहिए और सर उठा के बात करनी चाहिए। खुददारी मौजू पर एक और शेर देखें कि आदमी को थोड़ी सी सफलता मिलती है तो वो हवा में उड़ने लगता है और पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। उसी हवाले से 2 लाइनें देखें कि मेरी
ख्वाहिश तो होगी, मेरी ख्वाहिश तो होगी, मुझको तू हर बात में रखना। मेरी ख्वाहिश तो होगी, मुझको तू हर बात में रखना, मगर मालिक मेरे मुझको ज़रा औकात में रखना। मगर मालिक मेरे मुझको ज़रा औकात में रखना। मेरी ख्वाहिश तो होगी, मुझको तू हर बात में रखना, मगर मालिक मेरे मुझको ज़रा औकात में रखना। तो आदमी को अपनी औकात मालूम हो रहनी चाहिए। तो कोशिश है और ये भी दुआ है कि हमें अपनी औकात में रखें, हम अपनी औकात से ज़्यादा बात ना करें। तो ये भी एक मैसेज होता है। अब जब आप युवा हैं, मुश्किलें बहुत आती हैं ज़िंदगी में, बहुत मुश्किलें आती हैं। अभी जब हम बात कर रहे थे, फिर हम ग्रेजुएशन मेरी पंजाब से हुई, एमए मैंने गंगानगर से की, उसके बाद फिर एमफिल और पीएचडी करने के लिए जयपुर रवानगी हुई, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर। राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर जब गए तो फिर वहाँ पर ज्योग्राफी में एमफिल कर रहा था, पीएचडी कर रहा था, नेट की तैयारी कर रहा था, पढ़ाई हो रही थी, स्पोर्ट्स का हो रहा था। हाँ, बिल्कुल सही बात सुरेंद्र जी, मालिक औकात जी, औकात याद रहनी चाहिए अपने को अपनी। तो जयपुर में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, उसके बाद एमफिल और पीएचडी वहाँ से चल रही थी। इसी दौरान मुलाकात हुई, उर्दू में पीएचडी कर रहे थे मेरे दोस्त मोहम्मद शाहिद पठान साहब। मोहम्मद शाहिद पठान पुणे में लेक्चर थे अभी, और वो उर्दू में पीएचडी कर रहे थे। तो हम दोनों की चूँकि शौक एक था, तो मुलाकात हुई और मोहम्मद शाहिद पठान के साथ फिर मैंने जयपुर में जो तरही मुशायरे होते हैं, बुज़ुर्गों के यहाँ जाना शुरू किया, बुज़ुर्ग शायरों के यहाँ जाना शुरू किया। उनके जो तरही मुशायरे होते हैं, जिसमें एक मिसरा दिया जाता है, फिर उस मिसरे पर आप गज़ल लिखते हैं, और उस गज़ल के बाद फिर सब एक ही बहर, एक ही वज़न, एक ही मीटर पर गज़ल लिख के लाते हैं। तो फिर पता चलता है कि किसने कैसी गज़ल लिखी है। तो मुझे एक गज़ल के कुछ शेर याद आ रहे हैं। इसी तरह मुशायरे में था कि एक तेरे शहर, ये उस दौर की गज़ल है जब हम पढ़ते थे। एक तेरे शहर तेरी गली तेरे घर से दूर, एक तेरे शहर तेरी गली तेरे घर से दूर, और दुनिया में कुछ नहीं तेरे दीवारों दर से दूर। दुनिया में कुछ नहीं तेरे दीवारों दर से दूर। और ये शेर देखिएगा, ख़ास तौर पर जो पगड़ी बांधते हैं, दस्तार बोलते हैं उसे उर्दू में, दस्तार। तो दुनिया में कुछ नहीं तेरे दीवारों दर से दूर, और धरती से फिर औकात की बात आ रही है, कहाँ तक आपको छलांगे मारनी चाहिए। खुदारी मेरा मौजू है, वो निकल आता है अशार में कि एक तेरे शहर तेरी गली तेरे घर से दूर, दुनिया में कुछ नहीं तेरे दीवारों दर से दूर, और धरती से आसमां की तरफ यूं ना देखिए, धरती से आसमां की तरफ यूं ना देखिए, जाती रहेगी आपकी दस्तार सर से दूर। तो ज़्यादा ऊंचा देखोगे तो पगड़ी गिरने का खतरा रहता है। ये उस दौर की शायरी थी जब हम जवान थे और उर्दू तरही मुशायरों में जाया करते थे। मोहम्मद शाहिद पठान और रईस अहमद ख़ान, उनके साथ हम तरही मुशायरे में जाते थे, स्टूडेंट थे, और बुज़ुर्ग शायरों से आशीर्वाद लेते थे, उनसे सीखते थे। तो कई साल तक ये सिलसिला जारी रहा। उसके बाद में एमफिल पीएचडी करने के बाद जॉब लग गई, अजमेर चला गया। अजमेर में लगभग मामला बंद हो गया, वहाँ ज़्यादा मुलाकात हुई नहीं, तो शायरी का एकदम स्टॉपेज लग गया था। फिर मेरी फर्स्ट पोस्टिंग रावत सर के पड़ोस में ही आपके यहाँ पर एनडीबी कॉलेज नौहर में हुई। नौहर में आया, और वहाँ भी चूँकि सर्कल नहीं था उस दौरान, तो वहाँ भी शायरी लगभग सुसुप्त अवस्था में थी, सोई हुई रही, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर शायरी नहीं हो पाई। फिर मेरी पोस्टिंग 2000 में गंगानगर हुई, गवर्नमेंट कॉलेज गंगानगर। गंगानगर जब आया तो यहाँ पर फिर आगे गुरदीप सिंह सोलंकी, शानदार, शंकर लाल जी, बाबा क्या बात है, धन्यवाद साहब। गंगानगर में आने के बाद वास्तव में फिर शायरी में सीरियसनेस आई, और यहाँ पर मुलाकात हुई मेरे जो अजीज़ मित्र हैं डॉक्टर कृष्ण कुमार आशु, डॉक्टर संदेश त्यागी और सुरेंद्र सुंदरम। इनके साथ जब अपना गठजोड़ बैठा, और हम सभी एक ही विषय में लिखने वाले थे, पोइट्री के शौकीन थे, तो यहाँ पर फिर रफ्ता रफ्ता जो है वो शायरी परवान पर चढ़ी। तो इस तरह से शायरी का शुरुआत हुई। मैं जिस विधा में लिखता हूँ गज़ल,
आप सब जानते हैं कि थोड़ी सी मुश्किल है। गज़ल सुनना जितना आसान है उसे कहना उतना ही मुश्किल है। इसमें मीटर, बहर, वज़न, मात्राओं का ध्यान रखना पड़ता है और यही वजह है कि जो शायर है वो डर के गज़ल कहता है कि इसमें कुछ कमी ना रह जाए। कमी रहती है, यकीनन रहती है, इसलिए तालिब इल्म बन के रहना चाहिए, स्टूडेंट बन के रहना चाहिए। तो मैं एक गज़ल के हवाले से एक दो शेर के अपने अपनी अपनी बात करूं कि गज़ल तेरे मोहल्ले से गुज़रना रोज़ पड़ता है। क्योंकि गज़ल की बात शुरू हो चुकी है, अब हम शायरी की तरफ आते हैं। बातें काफ़ी हो गई, अब शायरी की तरफ आएँ कि गज़ल। विजय कुमार जी धन्यवाद, थानेश्वर जी धन्यवाद, विनोद स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, राजू गोस्वामी जी हमारे अजीज़ हैं गोस्वामी साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। विनोद स्वामी जी का भी बहुत अच्छा साथ रहता है हमारे साथ। तो बात चल रहा था कि गज़ल तेरे मोहल्ले से गुज़रना रोज़ पड़ता है। गज़ल तेरे मोहल्ले से गुज़रना रोज़ पड़ता है। गज़ल तेरे मोहल्ले से गुज़रना रोज़ पड़ता है। मिले लफ्ज़ों को रानाई, सुंदरता, मिले लफ्ज़ों को रानाई संवरना रोज़ पड़ता है। और ये शेर बतौर ख़ास, मिले लफ्ज़ों को रानाई संवरना रोज़ पड़ता है। मेरे कुछ चाहने वाले मुझे शायर भी कहते हैं, मेरे कुछ चाहने वाले मुझे शायर भी कहते हैं। कलम पर आँच ना आए मुकरना रोज़ पड़ता है। तो जब हमें कोई शायर कहता है हम मुकर जाते हैं कि नहीं भाई मैं कोई शायर वायर नहीं हूँ, मैं तो बस यूं ही कलम घिसू हैं, कलम घिसा रहे हैं, क्योंकि गज़ल बहुत तकनीक वाली चीज़ है। तो आप अभी शायर अपने आप को नहीं माने, अगर हम स्टूडेंट के रूप में ही काम करें तो बेहतर कर पाएंगे। तो इसलिए अभी भी हम अपने आप को गज़ल का तालिब इल्म या स्टूडेंट या चाहने वाला मानते हैं, क्योंकि गज़ल को साधना बहुत मुश्किल काम है। गज़ल के एक दो शेर आपके सामने तरन्नुम में पेश रख देता हूँ, कई बार मंचों से सुनाई है। ये न होते तो ज़माने से निभाता कैसे, ये न होते तो ज़माने से निभाता कैसे, ये ना होते तो ज़माने से निभाता कैसे, मैं तेरी याद के दीपों को बुझाता कैसे, मैं तेरी याद के दीपों को बुझाता कैसे। और शेर देखिए बतौर ख़ास कि मैंने पलकों पे सजा रखे हैं आंसू अपने, मैंने पलकों पे सजा रखे हैं आंसू अपने, तेरे पाले ये परिंदे मैं उड़ाता कैसे, तेरे पाले ये परिंदे मैं उड़ाता कैसे, मैं तेरी याद के दीपों को बुझाता कैसे। सुषमा जी धन्यवाद, इंद्रचंद जी धन्यवाद, शंकर लाल जी वाह तरन्नुम वल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी तरन्नुम जारी रहेगा, बीच बीच में तहत में और बीच बीच में तरन्नुम में चलते रहेंगे। मिजाह की भी बात करेंगे। मुश्किलें ज़िंदगी में आती रहती हैं। आप सब हजरात जो भी मेरी उम्र के हैं, मेरी से छोटी उम्र के हैं, किसी भी उम्र के हैं, छोटे से बच्चे को होमवर्क करना भी मुसीबत लगता है, मुश्किल लगती है। जी हाँ, राजू गोस्वामी जी कह रहे हैं इसे शेयर कीजिए। जी धन्यवाद राजू जी, ज़रूर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
तो मैं कह रहा था मुसीबतें सबके साथ आती हैं, मुश्किलें सबके साथ आती हैं। छोटा बच्चे को भी अगर आप होमवर्क करने के लिए कहते हैं तो उसे भी लगता है कि क्या मुसीबत है। बड़ों को तो बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलों से दो चार होना पड़ता है। लेकिन आदमी कौन है? आदमी वो है जो मुश्किलों से लड़े, मुश्किलों से भिड़े, मुश्किलों से भागे नहीं। नीता अग्रवाल जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जो मुश्किलों से भिड़े। तो दो चार अशार जो है मैं इन्हीं मुश्किलों से लड़ने के संदर्भ में आपसे बात कर लूं। गो लाख मुश्किलें थी, गो मतलब हालांकि लाख मुश्किलें थी। गो लाख मुश्किलें थी रहे जीस्त में मगर, रहे जीस्त जिंदगी की राह में, यानी हालांकि जिंदगी की राह में बहुत सी मुश्किलें रही हैं। गो लाख मुश्किलें थी रहे जीस्त में मगर, गो लाख मुश्किलें थी रहे जीस्त में मगर, हम एक एक सबसे निपटते चले गए, हम एक एक सबसे निपटते चले गए। तो मुश्किलें आएंगी पर अपने को एक एक करके सबसे निपटते जाना है। ये हौसला हमको रखना चाहिए, ये हौसला होना चाहिए सभी में। एक और देखिए इसी लहजे का शेर कि मुश्किलें हर मोड़ पर बैठी हैं मेरी ताक में, मुश्किलें हर मोड़ पर बैठी हैं मेरी ताक में, मुश्किलें हर मोड़ पर बैठी हैं मेरी ताक में, और आदतन मैं भी उन्हें देखूं तो कतराता नहीं। भिड़ जाना, मुश्किलें दिखें तो भिड़ जाओ, भागना नहीं उनसे। मुश्किलें हर मोड़ पर बैठी हैं मेरी ताक में, और आदतन मैं भी उन्हें देखूं तो कतराता नहीं, यानी कि सीधा भिड़ते हैं। तो मुश्किलों का सामना करते रहना चाहिए। थोड़ा सा मिजाह की बात भी कर लें। एक बड़ा लोग पसंद करते हैं शेर को, थोड़ा मिजाह वाला है, हल्के फुल्के शब्द। रूप सिंह जी बैठे हैं, राजपुरी जी, जो कि हंसी के बादशाह हैं, तो थोड़ा बहुत हंसी में हम भी दखल कर लेते हैं। एक चार मिसरे हम थोड़ा शायरी के लिहाज से करते हैं, आप कविताओं में बात करते हैं, हम अशार में या कतात में बात करते हैं। चार मिसरे देखें कि यूं तो कॉलेज था मगर जेल हुआ करता था, यूं तो कॉलेज था मगर जेल हुआ करता था, और मेरे ही दिल से वहाँ खेल हुआ करता था। यूं तो कॉलेज था मगर जेल हुआ करता था, और मेरे ही दिल से वहाँ खेल हुआ करता था। वो तो पढ़ लिख के बनी क्लास की टीचर मेरी, जिसके चक्कर में सदा फेल हुआ करता था। वो तो पढ़ लिख के बनी क्लास की टीचर मेरी, जिसके चक्कर में सदा फेल हुआ करता था। और ये और देख लें कि थोड़ा हल्का फुल्का शेर है कि चाइना पे हम बड़ा ब्लेम करते हैं और चाइना के माल पे बड़ा नुक्ताचीनी करते हैं कि अच्छा माल नहीं होता। चार मिसरे इसी हवाले से, चाइना के हवाले से, कि लाख ढाला उसे सांचे में मगर ढल न सका, लाख ढाला उसे सांचे में मगर ढल न सका, लाख ढाला उसे सांचे में मगर ढल न सका। ये बुरा वक्त जो आया तो आके टल न सका, ये बुरा वक्त जो आया तो आके टल न सका। कोई वादा न भरोसा न गारंटी, कोई वादा न भरोसा न गारंटी कोई, प्यार भी चीन की आइटम की तरह चल न सका, प्यार भी चीन की आइटम की तरह चल न सका। लाख ढाला उसे सांचे में मगर ढल न सका। और बीच बीच में तहत में भी कुछ दो चार अशार आपकी खिदमत में पेश करूंगा, क्योंकि तहत भी बहुत ज़रूरी है। कि ये देखिए कि भाई चूँकि
ये महफिल उन लोगों की है जो शायरी में दिलचस्पी रखते हैं। सुषमा जी, शंकर लाल जी धन्यवाद, विजय कुमार जी धन्यवाद। उन लोगों की महफिल है जो शायरी में इंटरेस्ट रखते हैं। तो आपके सामने कुछ गंभीर बातें भी कही जा सकती हैं, हालांकि सब लोगों के सामने वो नहीं कही जा सकती, क्योंकि एक शेर है मेरा, अगर आप तक पहुँचे तहत में 2 मिसरे कि बहुत से शायर हैं जो वो बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, बहुत खूबसूरत बातें कहते हैं, और उनके शेर जो हैं वो सदियों तक ज़िंदा रहते हैं, सदियों से भी ज़िंदा हैं। हम ऐसे शेर जानते हैं जो कई कई बरस के बाद आज भी ज़िंदा शेर हैं। तो वो बहुत अच्छी बातें कहती हैं। हमको लगता है कि हम कुछ नहीं कह पा रहे, हम थोड़े से मजबूर हैं। तो इसी हवाले से दो मिसरे आपके सामने थोड़ा गंभीर किस्म का है कि हर एक बार वहीं फड़फड़ा के रह जाए, हर एक बार वहीं फड़फड़ा के रह जाए। हर एक बार हम उतना अच्छा सोच ही नहीं पाते जितना अच्छे बड़े शायर सोच पाते हैं, हमारा जहन वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, ये मजबूरी कह लो। और जो शायरी है उस लेवल तक नहीं पहुँच पाता। तो क्या लिखा मैंने, हर एक बार वहीं फड़फड़ा के रह जाए, हर एक बार वहीं फड़फड़ा के रह जाए, मेरे ख्याल का पंछी अपाहिजों की तरह, मेरे ख्याल का पंछी अपाहिजों की तरह। तो वहीं फड़फड़ा के रह जाता है, बहुत लंबी उड़ान नहीं मार पा रहा है, उम्मीद है आगे मारेगा और थोड़ी शायरी में भी निखार आएगा। एक गज़ल और आपको सुनाता चलूं जिसके के बारे में बहुत फरमाइशें भी होती हैं, तरन्नुम में है। हनुमानगढ़ में मुशायरा हुआ था, उसमें भी सुनाई थी। 2 शेर इस गज़ल के आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ तरन्नुम से। दलीप मिटा जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। गम के सागर, और शेर इसमें 2-3 बहुत खूबसूरत है, मेरे पसंदीदा अशार हैं वो, तो आप ज़रूर उनको आशीर्वाद देंगे। गम के सागर का कहीं पर तो किनारा होगा, गम के सागर का कहीं पर तो किनारा होगा, गम के सागर का कहीं पर तो किनारा होगा, जी रहे हैं कि कहीं कोई हमारा होगा, जी रहे हैं कि कहीं कोई हमारा होगा। और ये शेर देखिए, जाते जाते हुए एक बार तो मुड़ कर देखो, जाते 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 हुए एक बार तो मुड़ कर देखो, डूबने वाले को तिनके का सहारा होगा, डूबने वाले को तिनके का सहारा होगा, जी रहे हैं कि कहीं कोई हमारा होगा, गम के सागर का। और ये शेर बतौर ख़ास मुझे बहुत पसंद है, आपको भी अच्छा लगेगा। गम के सागर, उंगलियां आज भी कुछ रेत पे लिख देती हैं, उंगलियां आज भी, उंगलियां आज भी, उंगलियां आज भी कुछ रेत पे लिख देती
पूछती हैं पूछते क्या हो, वही नाम तुम्हारा होगा। पूछते क्या हो, वही नाम तुम्हारा होगा। जी रहे हैं कि कहीं कोई हमारा होगा, गम के सागर का कहीं पर तो किनारा होगा। और हज़रत एक दो और अशार देखिए तहत में, उसके बाद एक और नया रंग देखेंगे। चलिए एक थोड़ा माहौल चेंज करते हुए थोड़ा सा लाइट पहलू की तरफ आ जाएं, थोड़ा सा फिर मिजाह की तरफ आ जाए, हास्य की तरफ आ जाए। तो एक कविता थी मेरी वाइफ जो है थोड़ा हैवी वेट हैं, तो हम उन्हीं पर लिख सकते हैं, किसी और की वाइफ पे तो नहीं लिख सकते। तो अपनी वाइफ पे लिखा है, थोड़ी हैवी वेट है, तो 4 पंक्तियाँ तवज्जो फरमाइएगा। एक दिन बीवी बोली, देखो देखो सुनो ज़रा, हीरो ने फिल्म में जैसे हीरोइन उठाई है। एक दिन बीवी बोली, देखो देखो सुनो ज़रा, हीरो ने फिल्म में जैसे हीरोइन उठाई है। किसान, हाँ एक कमलकांत की फरमाइश है, किसान पानी पानी कर रहा है, गोलियां मिल जाएंगी। जी 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 बिल्कुल, आपकी जो स्टूडेंट है हमारा, बहुत पुरानी गज़ल है, तो ज़रूर मैं पेश करूंगा, अभी थोड़ी देर में करता हूं। किसानों पर भी, किसानों का आजकल माहौल भी चल रहा है, और आपने याद दिला दी वो गज़ल, तो ज़रूर पेश करूंगा थोड़ी देर में। जी। एक दिन बीवी बोली, देखो देखो सुनो ज़रा, हीरो ने फिल्म में जैसे हीरोइन उठाई है। मुझे भी उठाओ कभी, मुझे भी तो ऐसा लगे मैंने भी किसी के संग प्रीत लगाई है। एक दिन बीवी बोली, देखो देखो सुनो ज़रा, हीरो ने फिल्म में जैसे हीरोइन उठाई है। मुझे भी उठाओ कभी, मुझे भी तो ऐसा लगे मैंने भी किसी के संग प्रीत लगाई है। मैंने कहा फिक्र न करो मेरी रानी, देखो वादा पूरा करूं मेरे दिल में ये आई है। फ़ोन मैंने कर दिया, बिल भी है भर दिया, तुम्हें जो उठाए वो करेन मंगवाई है। तुम्हें जो उठाए वो करेन मंगवाई है, तुम्हें जो उठाए वो करेन मंगवाई है। मंगल सिंह नाचीज़ जी, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रामेश्वर महार, राम राम साहब, बिल्कुल राम राम जी। सुषमा जी, बहुत खूब धन्यवाद सुषमा जी आपका। और आगे चलते हैं। तुम्हें जो उठाए वो करेन मंगवाई है। और एक 4 मिसरे और देखिए थोड़े गंभीर के। परेशान धूप में मिल जाएगी, हाँ मिल जाएगी, लाठियाँ मिल जाएगा, वो भी पेश करेंगे किसानों पर। जी जी किसानों पर भी पेश करेंगे। 4, परेशान धूप में साया बहुत है। परेशान धूप में साया बहुत है, मुझे खोकर वो पछताया बहुत है। परेशान धूप में साया बहुत है, मुझे खोकर वो पछताया बहुत है। मुझे खोकर वो पछताया बहुत है। वो अब भी सोचता रहता है मुझको। वो अब भी सोचता रहता है मुझको। मुझे भी याद वो आया बहुत है। मुझे भी याद वो आया बहुत है। परेशान धूप में साया बहुत है, मुझे खोकर वो पछताया बहुत है। हज़रत अभी फरमाइश आई थी, आदेश हुआ था कि एक मेरी पुरानी गज़ल है, काफ़ी पुरानी, दूरदर्शन से भी है और टीवी से भी कई बार आई हुई है, किसानों पर। दरअसल ये गज़ल मैंने किसानों पर लिखी थी, और उस समय लिखी थी जब घड़साना और रावला में आंदोलन हुए थे। और उस समय आपको पता है कि गोलियां भी चली थी किसानों पर, और कुछ लोग शहीद भी हुए थे, लाठियां भी चली थी। तो उस दौरान ये कविता मैंने लिखी थी और कई मंचों से पढ़ी, ख़ास तौर पर रावला घड़साना में।
और वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ किसानों के आंदोलन हुए थे, रावतसर में भी कई बार पढ़ी थी। तो मैं वही गज़ल के 2-4 अशार आपके साथ साझा कर लूँ। चूँकि अभी माहौल भी है, दिल्ली में हमारे भाई बैठे हैं और किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो उस हवाले से भी ये गज़ल शायद काम आ जाए। हालांकि लिखी तो रावला गढ़साना के लिए थी, पर किसानों की समस्याएं लगभग समान होती हैं, तो चंद लाइनें हम उनके लिए पेश कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं। ये रावला गढ़साना को लेकर लिखी गई थी, तो वही पस मंज़र ध्यान में रखिएगा। क्या हुआ था, गोलियां चली थी, पानी की डिमांड थी, और क्या मांग रहे थे हम लोग, वही डिमांड थी, और उसी के आधार पर वहाँ पर जो है गोलियां और लाठियां चली थी। तो लाइनें पेश कर रहा हूँ, चार लाइनें पहले, उसके बाद गज़ल। गांव की गलियों में सूनी डोलियां मिल जाएंगी। विजय जी धन्यवाद, सुषमा जी धन्यवाद। गांव की गलियों में सूनी डोलियां मिल जाएंगी। गांव की गलियों में सूनी डोलियां मिल जाएंगी, झूठे वादे और कड़वी बोलियां मिल जाएंगी। गांव की गलियों में सूनी डोलियां मिल जाएंगी, झूठे वादे और कड़वी बोलियां मिल जाएंगी। अफसरों से डर के रहना, पानी कीमत मांग कर। अफसरों से डर के रहना, पानी कीमत मांग कर। अरे पानी पानी कर रहा है, गोलियां मिल जाएंगी। पानी पानी कर रहा है, गोलियां मिल जाएंगी। पानी पानी कर रहा है, गोलियां मिल जाएंगी। रावला गढ़साना की थी। इसी को लेकर एक गज़ल तरन्नुम में छोटी बहर की है, और तरन्नुम में है, ये भी वहीं उन मंचों पे कही थी। आप सब हज़रात की नज़र कर रहा हूँ। लाठियाँ चल गई, लाठियाँ चल गई, लाठियाँ चल गई, बस्तियाँ जल गई, बस्तियाँ जल गई, लाठियाँ चल गई, बस्तियाँ जल गई। मंगल सिंह जी धन्यवाद। बस्तियाँ जल गई और किसानों पर गोलियां चली थी। उन गोलियों का क्या हुआ, इन दो पंक्तियों में देखिएगा। बस्तियाँ जल गई, सीने में आग थी, सीने में आग थी, सीने में आग थी, गोलियां गल गई, गोलियां गल गई, बस्तियां जल गई, बस्तियां जल गई। और किसानों के लिए एक प्रतीक इस्तेमाल किया है, मछलियां। आप तक बात पहुंच जाएगी। तो किसान मछलियों की तरह से थे। शेर देखिए। पानी के उबाल में, पानी के उबाल में, पानी के उबाल में मछलियां तल गई, मछलियां तल गई, बस्तियां जल गई, बस्तियां जल गई। और ये शेर बतौर ख़ास, इसमें भी प्रतीक इस्तेमाल किए हैं दो, और उम्मीद है आप दोनों प्रतीक समझ जाएंगे। किसानों के लिए प्रतीक इस्तेमाल किया है साफा, और दूसरा प्रतीक किन के लिए इस्तेमाल किया है आप सब समझ जाएंगे, क्योंकि आप सब गंभीर श्रोता हैं। बस्तियां जल गई,
भोले भाले साफों को, साफे किसान, भोले भाले साफों को, भोले भाले साफों को टोपियां छल गईं, टोपियां छल गईं, बस्तियां जल गईं, लाठियां चल गईं, बस्तियां जल गईं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो किसानों को लेकर के कुछ पंक्तियां थी और एक गज़ल और सुना दूं आपको, फिर तहत में भी कुछ बातचीत करेंगे हम लोग। तहत में भी कुछ अशार होंगे और तरन्नुम में भी। एक बड़ी फेमस गज़ल है, टीवी से कई बार आई और आप सब लोगों ने बहुत पसंद भी की है। गीत हमने भी कुछ गुनगुनाए तो थे, वो भी आखिर में पेश करूँगा। अगर आप बोर हो रहे हो तो कार्यक्रम यहीं बंद कर सकते हैं, ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि भाई सुनाना ही है। तो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा या बोर हो रहे हो तो बता दीजिएगा, इशारा कर दीजिएगा, प्रोग्राम यहीं ख़त्म कर देंगे। कोई डॉक्टर दयाराम, धन्यवाद। चलिए एक गज़ल और तरन्नुम में। एक तुम्हारी रज़ा चाहिए, रज़ा, हाँ, एक तुम्हारी, चलने दो सर, अच्छा चलो धन्यवाद, चलने देते हैं। एक तुम्हारी रज़ा चाहिए, एक तुम्हारी रज़ा चाहिए, जिंदगी को सज़ा चाहिए। और आप जानते हैं कि एक बार हाँ हो गई तो पूरी ज़िंदगी सज़ा बन जाएगी। मांगीलाल जी बैरवा, लाजवाब, धन्यवाद। शंकरलाल जी धन्यवाद। कवि समाज रावत सर धन्यवाद, जारी रखें। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं आगे। एक तुम्हारी, एक तुम्हारी रज़ा चाहिए, एक तुम्हारी रज़ा चाहिए, जिंदगी को सज़ा चाहिए, जिंदगी को सज़ा चाहिए। खैस फरहाद को जो मिला, खैस आप समझते हैं मजनू, और शीरी फरहाद की स्टोरी में फरहाद, खैस को पत्थर खाने पड़े थे और फरहाद को अकेले को पहाड़ काट कर लाने का आदेश दिया गया था। अकेला ही तेशा लेकर के पहाड़ काटने निकल पड़ा था अपनी मोहब्बत निभाने के लिए। तो खैस को पत्थर खाने पड़े, फरहाद को तेशा लेकर के पूरा पहाड़ काटना पड़ा। तो शेर देखिए, खैस फरहाद को जो मिला, खैस फरहाद, खैस फरहाद, खैस फरहाद को जो मिला, इश्क में वो मज़ा चाहिए, इश्क में वो मज़ा चाहिए। आशिकों का तो यही मज़ा है कि वो तपते रहें, जलते रहें, घायल होते रहें। इश्क में वो मज़ा। शंकरलाल जी अभी 1 घंटा पढ़ना है, अरे बाप रे। कार्यक्रम बहुत शानदार चल रहा है, सुषमा जी धन्यवाद। कैलाश शर्मा जी बहुत बढ़िया, धन्यवाद कैलाश जी। इश्क में वो मज़ा चाहिए, खैस फरहाद को जो मिला, इश्क में
वो मज़ा चाहिए, इश्क में वो मज़ा चाहिए। और ये शेर भी देखिए, क्यों तड़प में कमी आ गई, क्यों तड़प में, क्यों तड़प में कमी आ गई, आग को कुछ हवा चाहिए, आग को कुछ हवा चाहिए, जिंदगी को सजा चाहिए। और ये शेर बतौर ख़ास कि डॉक्टर के पास आमतौर पर हम दवाई लेने जाते हैं, पर शायर और आशिक क्या मांगता है, शायर और आशिक क्या मांगता है, उम्र भर ये हरारत रहे, हरारत बुखार, उम्र भर ये, अमित शर्मा बहुत बढ़िया, धन्यवाद अमित जी। कैलाश शर्मा बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी। उम्र भर ये हरारत रहे, उम्र भर ये, उम्र भर ये, उम्र भर ये हरारत रहे, एक ऐसी दवा चाहिए, एक ऐसी दवा चाहिए। और इस गज़ल के आखिर में उनके दाम, ताहिर, ताहिर गुरदासपुरी के नाम से भी लिखता हूँ, तखल्लुस है ताहिर, डॉक्टर अरुण शहरिया ताहिर या ताहिर गुरदासपुरी के नाम से भी गज़लें आपने पढ़ी होंगी कहीं, डॉक्टर ताहिर गुरदासपुरी, तखल्लुस है, तो उसी तखल्लुस का इस्तेमाल मक्ते में किया है। हाथ दामन को बस छू गया, हाथ आंचल को, हाथ आंचल को, हाथ आंचल को बस छू गया, और ताहिर को क्या चाहिए, और ताहिर को क्या चाहिए, जिंदगी को सजा चाहिए, एक तुम्हारी रजा चाहिए। आज़ाद एक और शेर चलते चलते थोड़ा सा अलग मूड का शेर देखिए कि लतीफ़े बहुत ज़रूरी हैं ज़िंदगी के लिए, लेकिन गज़लों में चुटकुलों का जो इस्तेमाल है वो थोड़ा कम होना चाहिए। और उसी हवाले से एक शेर देखिए कि अपनी कविता में लतीफ़े नहीं पेला करते, अपनी कविता में लतीफ़े नहीं पेला करते, थोड़ा हास्य वाला भी इसमें है, अपनी कविता में लतीफ़े नहीं पेला करते, अपनी कविता में लतीफ़े नहीं पेला करते, यूं ही लफ्ज़ों को भी जबरन नहीं ठेला करते, यूं भी लफ्ज़ों को भी जबरन नहीं ठेला करते, हमको मंचों पे आने की मिली है कोचिंग, हमको इन मंचों पे आने की मिली है कोचिंग, हम कभी टेस्ट में वनडे नहीं खेला करते, हम कभी टेस्ट में वनडे नहीं खेला करते, और अपनी कविता में लतीफ़े नहीं पेला करते। हास्य कविताओं से भी निकल आता है। और एक और देखिएगा कि चूँकि दिसंबर का महीना चल रहा है, कुछ महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं हमसे। महिलाओं की ख़ास बात है कि अगर नई साड़ी या कोई सूट नया पहना हुआ है, सर्दी नया नई साड़ी या सूट पहना हो, तो फिर वो उस पर स्वेटर वगैरह शॉल वगैरह नहीं लेती हैं, तो और क्योंकि डिज़ाइन छुप जाता है। तो एक 4 पंक्तियाँ उसी पर लिखी थी। दिसंबर की सर्दी में शादी के हॉल में, दिसंबर की सर्दी में शादी के हॉल में, आदमी लिपटा था सूट स्वेटर और शॉल में,
दिसंबर की सर्दी में शादी के हॉल में आदमी लिपटा था सूट स्वेटर और शॉल में। ऐसी कड़कती ठंड में देखा कमाल हमने भारतीय नारियों का। ठंड से चाहे कुल्फी जम जाए पर बॉर्डर दिखना चाहिए नई नई साड़ियों का। ठंड से चाहे कुल्फी जम जाए पर बॉर्डर दिखना चाहिए नई नई साड़ियों का। ये होता है और बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। पुरुषों पे भी कुछ सुनाएंगे, महिलाओं पर सुनाया है तो एक गज़ल का एक दो अशार और सुना दूं आपको और उसके बाद फिर दूसरी गज़लें जैसे आपका आदेश होगा। लगभग 1 घंटा होने को आया है। आप जहां भी कहेंगे वहीं कार्यक्रम को बंद कर देंगे, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जहां तक चलेगी चलाते हैं, आपको जहां तक आनंद आए आप बता दीजिएगा और जहां बंद करना हो हम कर देंगे। 1 घंटा आपने साथ निभाया है, बहुत बहुत शुक्रिया जो 1 घंटा तक बने रहे हैं और मेरे को झेला है। एक गज़ल तरन्नुम में थोड़े 2-4 शेर इसमें बहुत अच्छे होंगे, अगर आपको भी पसंद आए तो हौसला अफजाई कीजिएगा। कनखियों से देख कर, कनखियों से देख कर तीर यूं चलाओ ना, आ मिलेंगे परवाने, आ मिटेंगे परवाने, शम्मा ये जलाओ ना। कनखियों से देख कर तीर यूं चलाओ ना, आ मिटेंगे परवाने, आ मिटेंगे परवाने, शम्मा ये जलाओ ना। कनखियों से देख कर। और शेर देखिए। सैकड़ों बरस लग के सीप में ये पलते हैं। कौन? सैकड़ों बरस लगकर सीप में ये पलते हैं। विक्रम जी शुक्रिया, जगतार सिंह जी धन्यवाद, निर्मला जी धन्यवाद, शंकर लाल जी धन्यवाद। सैकड़ों बरस लग के सीप में ये पलते हैं, सैकड़ों बरस लग के सीप में ये पलते हैं, सीप में ये पलते हैं। ऐसे अनमोल मोती, ऐसे अनमोल मोती आँख से गिराओ ना, आ मिटेंगे परवाने, आ मिटेंगे परवाने, शम्मा ये जलाओ ना। कनखियों से देख कर तीर यूं चलाओ ना, आ मिटेंगे परवाने, शम्मा ये जलाओ ना। और ये शेर भी देखिएगा। या खुदा, पूरा कार्यक्रम बड़ा ही सारगर रहा, सदा की तरह बातरन्नुम गज़लें शानदार रही। आपका आगमन नए कवियों को लाभान्वित करेगा। धन्यवाद आपका रूप सिंह जी इस टिप्पणी के लिए। शेर। या खुदा समंदर में मछलियों की खैर हो, या खुदा समंदर में मछलियों की खैर हो, या खुदा समंदर में मछलियों की खैर हो। इसमें जल न जाए सारी, इसमें जल न जाए सारी, इसमें यूं नहाओ ना, आ मिटेंगे परवाने, शम्मा ये जलाओ ना। कनखियों से देख कर। और इसी गज़ल का आखिरी शेर।
आंख बंद करके उन्हें यूं ही बैठे रहने दो, आंख बंद करके उन्हें यूं ही बैठे रहने दो, आंख बंद करके उन्हें यूं ही बैठे रहने दो। आशिकों की ईद है ये, आशिकों की ईद है ये, हुस्न को जगाओ ना, आ मिटेंगे परवाने, आ मिटेंगे परवाने, शम्मा यूं जलाओ ना, कनखियों से देख कर, कनखियों से देख कर, कनखियों से देख कर। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गज़ल कश्मीर पर लिखी थी। कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है और मेरी स्कूलिंग भी कश्मीर से ही हुई है, तो मेरा ख़ास लगाव है कश्मीर से। दो चार अशार इस कश्मीर पर आपके सामने पेश कर दूं तहत में। अब तो कश्मीर में शांति आ रही है और कुछ लोग जो है कश्मीर में आग लगाने की कोशिश भी करते रहते हैं, कर रहे थे। अमन की हाथों में लेकर आ चलें जंजीर हम, अमन की हाथों में लेकर आ चलें जंजीर हम, अमन की हाथों में लेकर आ चलें जंजीर हम, तू हमारी है तेरे हैं वादिये कश्मीर हम, तू हमारी है तेरे हैं वादिये कश्मीर हम। और ये शेर कि वो जो पड़ोस में है जो बार बार कहता है कि हम इसको जन्नत बना देंगे, उसके लिए कि उनसे कह दो, उनसे कह दो वो ज़रा अपना गिरेबां देख लें, उनसे कह दो वो ज़रा अपना गिरेबां देख लें, जिनका दावा है बदल देंगे तेरी तकदीर हम, जिनका दावा है बदल देंगे तेरी तकदीर हम, तू हमारी है तेरे हैं वादिये कश्मीर हम। और ये देखिए कि आह ये आंसू लहू ये बेकसों की धज्जियाँ, कश्मीर में क्या हुआ था? आह ये आंसू लहू ये बेकसों की धज्जियाँ, किस तरह देखें बता ये दर्द की तस्वीर हम, किस तरह देखें बता ये दर्द की तस्वीर हम, तू हमारी है तेरे हैं वादिये कश्मीर हम। और ये शेर देखिएगा कि नेताओं के लिए कि जाइए झूठे दिलासे अब हमें मत दीजिए, जाइए झूठे दिलासे अब हमें मत दीजिए, मुद्दतों से सुन रहे हैं आपकी तकरीर हम, मुद्दतों से सुन रहे हैं आपकी तकरीर हम। और आखिर में मक्ता गज़ल का ताहिर गुरदासपुरी के नाम से लिखता हूँ, आप सब जानते हैं। बस ए ताहिर बस हमें अब और शर्मिंदा न कर, बस ए ताहिर बस हमें अब और शर्मिंदा न कर, ले कफन बांधा उठाते हैं अभी शमशीर हम, ले कफन बांधा उठाते हैं अभी शमशीर हम, तू हमारी है तेरे हैं वादिये कश्मीर हम। कश्मीर से बेहद लगाव रहा है दोस्तों। एक गीत और गज़ल हो रही हैं, नज़में भी हुई हैं। एक गीत आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं और उसके बाद अपनी एक गज़ल और उसके बाद आपसे इजाज़त। काफ़ी वक्त हो चला है। एक गीत पहले जो कि आज के हवाले से बड़ा ही महत्वपूर्ण गीत है, ज़रूरत आज की है, जो समाज में कुछ लोग नफ़रतें फैला रहे हैं। कवि होने के नाते, शायर होने के नाते, शायरी का स्टूडेंट होने के नाते कम से कम हम तो मोहब्बत फैलाएं, कम से कम हम तो एकता की बात करें, कम से कम हम तो इस देश को नफ़रत से बचाने की कोशिश करें, क्योंकि हम लोग तो अहले कलम वाले हैं, हम तो कलम वाले लोग हैं, तो हम तो नफ़रत ना फैलाएं। तो आजकल का जो माहौल है उस हवाले से एक गीत आपके सामने तरन्नुम में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तवज्जो फरमाइएगा। मंदिर मस्जिद छोड़ो
इसके बाद फिर एक गज़ल और उसके बाद आपसे इजाज़त, क्योंकि आपका भी बहुत वक्त मैं ले रहा हूँ। गीत और उसके बाद एक फेमस गज़ल है वो आपके सामने, और उसके बाद इजाज़त लेंगे। लालचंद मानव, नमस्कार सर। नमस्कार जी। रूप सिंह जी, कश्मीर पर गज़ल अच्छी रही, बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर लाल जी, शानदार, धन्यवाद। आपके कमेंट आते रहते हैं तो हौसला बना रहता है। एक गीत और फिर उसके बाद गज़ल और उसके बाद फिर इजाज़त। मंदिर मस्जिद छोड़ो, आओ गहराई की बात करें। मंदिर मस्जिद छोड़ो, आओ गहराई की बात करें। मंदिर मस्जिद छोड़ो, आओ गहराई की बात करें। रोटी कपड़ा भूख बीमारी महंगाई की बात करें। रोटी कपड़ा भूख बीमारी महंगाई की बात करें। असली मुद्दे जो एक शायर को, एक गीतकार को, एक लेखक को छेड़ने चाहिए, उन मुद्दों पर बात कर रहा हूँ। फर्जी मुद्दे नहीं छेड़ रहा। मंदिर मस्जिद छोड़ो, आओ। रंगलाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। लालचंद जी धन्यवाद। मंदिर मस्जिद छोड़ो, आओ गहराई की बात करें। मंदिर मस्जिद छोड़ो, आओ गहराई की बात करें। रोटी कपड़ा भूख बीमारी महंगाई की बात करें। रोटी कपड़ा भूख बीमारी महंगाई की बात करें। शहरों पर मातम छाया है, शहरों पर मातम छाया है। सड़कों पर सन्नाटा है, सड़कों पर सन्नाटा है। नफरत के तो इस सौदे में बस घाटा ही घाटा है, बस घाटा ही घाटा है। सड़कों पर मातम छाया है, शहरों पर मातम छाया है। सड़कों पर सन्नाटा है, सड़कों पर सन्नाटा है। नफरत के तो इस सौदे में बस घाटा ही घाटा है, बस घाटा ही घाटा है। घर आंगन जो फैल रही, घर आंगन जो फैल रही, उस तन्हाई की बात करें। मंदिर मस्जिद छोड़ो, आओ गहराई की बात करें। मंदिर मस्जिद छोड़ो, आओ गहराई की बात करें। और ये बंदी देखिए, मैं हिंदू हूँ तुम मुस्लिम हो, धर्म जात सब झूठे हैं, धर्म जात सब झूठे हैं। मैं हिंदू हूँ तुम मुस्लिम हो, धर्म जात सब झूठे हैं, धर्म जात सब झूठे हैं। भाई से भाई बतलाओ, बिना बात क्यों रूठे हैं, बिना बात क्यों रूठे हैं। भाई से भाई बतलाओ, बिना बात क्यों रूठे हैं, बिना बात क्यों रूठे हैं। ईद दिवाली खुशी मनाए, ईद दिवाली खुशी मनाए, शहनाई की बात करें। रोटी कपड़ा भूख बीमारी महंगाई की बात करें। रोटी कपड़ा भूख बीमारी महंगाई की बात करें। और आखिरी बंदिश गीत का, भारत सोने की चिड़िया थी, भारत विश्व गुरु था, और आज हम कहाँ पहुँच गए हैं, उस हवाले से एक बंद देखिए। रोटी कपड़ा भूख बीमारी महंगाई की बात करें। कहाँ गई केसरिया पगड़ी, कहाँ गया अभिमान तेरा, कहाँ गया अभिमान तेरा। कहाँ गई केसरिया पगड़ी, कहाँ गया अभिमान तेरा, कहाँ गया अभिमान तेरा। विश्व गुरु कहते थे जिसको,
कहाँ है हिंदुस्तान तेरा, कहाँ है हिंदुस्तान तेरा। पश्चिम की धारा को मोड़ो, पश्चिम की धारा को मोड़ो, पुरवाई की बात करें। रोटी कपड़ा भूख बीमारी महंगाई की बात करें। रोटी कपड़ा भूख बीमारी महंगाई की बात करें। रोटी कपड़ा भूख बीमारी महंगाई की बात करें। मंदिर मस्जिद छोड़ो, आओ गहराई की बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तसल्ली से गीत सुना और आपने इसमें कमेंट भी किए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा रावत सर का, जो कवि समाज रावत सर की पूरी टीम का। और आखिरी गीत पढ़ूं उससे पहले मैं रूप सिंह जी का धन्यवाद दे दूं, डॉक्टर विजय जी का धन्यवाद पुनः दूं, सुरेंद्र जी का, चंद्रपाल सोनी जी, यश सोनी जी, सुभाष, डॉक्टर नीता अग्रवाल, इन सब का आभार जो आपने मुझे इस कार्यक्रम में आने के लिए कहा, आदेश दिया और आप सबसे मिलवाया। पुनः आभार। आखिर में एक अपना गीत जो काफ़ी पसंद किया जाता है, टीवी में कई बार आया है, और उस गीत के बाद फिर मैं आपसे इजाज़त लूँगा। वक्त लगभग 1.25 घंटा 1.5 घंटा होने को है। काफ़ी बर्दाश्त किया आपने मुझे, बस 5 मिनट और कर लें और उसके बाद फिर आपसे इजाज़त। आखिरी गीत जो बहुत मकबूल भी हुआ है, वही गीत आपके सामने पेश कर रहा हूँ। गीत हमने भी कुछ गुनगुनाए तो थे। गीत हमने भी कुछ गुनगुनाए तो थे, गीत हमने भी कुछ गुनगुनाए तो थे, गीत हमने भी कुछ, गीत हमने भी कुछ गुनगुनाए तो थे। तार से तार दिल के मिलाए तो थे, तार से तार दिल के मिलाए तो थे, तार से तार दिल के मिलाए तो थे। विनोद कुमावत जी बहुत बहुत धन्यवाद, लालचंद जी धन्यवाद, विजय जी धन्यवाद, सुषमा जी धन्यवाद। आपके कमेंट लगातार आ रहे हैं। तार से तार दिल के मिलाए तो थे, गीत हमने भी कुछ गुनगुनाए तो थे, गीत हमने भी कुछ गुनगुनाए तो थे। तार से तार दिल के मिलाए तो थे, तार से तार दिल के मिलाए तो थे। और शेर सुनिएगा, मुझे पसंद है, आपको भी शायद पसंद आए। तार से तार दिल के मिलाए तो थे, मुझ अकेले पे सारे ये इल्जाम क्यों, मुझ अकेले पे, मुझ अकेले पे, मुझ अकेले पे, मुझ अकेले पे, मुझ अकेले पे सारे ये इल्जाम क्यों। आप भी देख कर मुस्कुराए तो थे, आप भी देख कर मुस्कुराए तो थे, आप भी देख कर मुस्कुराए तो थे। तार से तार दिल के मिलाए तो थे। रूप सिंह जी धन्यवाद, सुषमा जी धन्यवाद, मानव जी धन्यवाद। गीत चल रहा है। तार से तार दिल के मेल, रंगलाल जी धन्यवाद।
तार से तार दिल के मिलाए तो थे। और ये भी शेर देखिए, दो इश्क की मजबूरियां हैं इसमें। दोनों मजबूर थे, घर से निकले नहीं। जी शंकर लाल जी, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। जी जी, बहुत अच्छा आपकी गोष्ठी रही। ये शेर भी देखिए, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। दोनों मजबूर थे, घर से निकले नहीं। दोनों मजबूर थे, दोनों मजबूर थे, दोनों मजबूर थे, दोनों मजबूर थे, घर से निकले नहीं। रात ने चांद तारे सजाए तो थे। रात ने चांद तारे सजाए तो थे। रात ने चांद तारे सजाए तो थे। तार से तार दिल के मिलाए तो थे। तार से तार दिल के मिलाए तो थे। और दोस्तों, आज की इस महफिल का आखिरी शेर आपकी समाअतों के हवाले आखिरी शेर है आज की इस महफिल का। और फिर कभी मुलाकात होगी तो ज़रूर और भी शेर व शायरी पर चर्चा होगी। आज की इस बज़्म का बिल्कुल आखिरी शेर, जिस तरह आपने इतनी मोहब्बत से मुझे सुना, इस शेर को भी उतनी मोहब्बत से सुनेंगे। और आखिरी शेर है, मेरा पसंदीदा शेर है, आप सबके हवाले है। और उसके बाद मैं आपसे इजाज़त लूँगा। तार से तार दिल के मिलाए तो थे। तार से तार दिल के मिलाए तो थे। और ये शेर बतौर ख़ास, मुझको भेजे नहीं ये अलग बात है। कैलाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैलाश चंद जी, शानदार, धन्यवाद। मुझको भेजे नहीं ये अलग बात है। मुझको भेजे नहीं, मुझको भेजे नहीं, मुझको भेजे नहीं, मुझको भेजे नहीं ये अलग बात है। खत सहेली से उसने लिखाए तो थे। खत सहेली से उसने लिखाए तो थे। खत सहेली से उसने लिखाए तो थे। तार से तार दिल के मिलाए तो थे। गीत हमने भी कुछ गुनगुनाए तो थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत आभार। और विशेष आभार कवि समाज रावत सर के फेसबुक पेज का और उस पूरी टीम का जिसने आपको और मुझे मिलाया। रूप सिंह जी का आभार और विजय जी का बहुत बहुत आभार। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।